So today we shall discuss about the numericals of the NCERT related to AC. The question number will be written as it is numbered in the NCERT textbook. So it is 7.1. We are about to discuss about 7.1. The question is asking 100 ohm resistor is connected to a 220 volt 50 हर्ट्ज सप्लाई। देखो क्वेश्चन जो भी होंगे इसमें आपको बताया जाएगा वोल्टेज जो है वो किस फ्रीक्वेंसी पे है। तो यहाँ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, पहले आप वेरिएबल्स नोट कर लो। 100 ओम दिया हुआ है, वोल्टेज की बात कर रहा है तो दैट इज 220 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन 50 हर्ट्ज। न्यूमेरिकल करते समय हमेशा याद रखिएगा कभी भी बिना यूनिट के आप वेरिएबल्स नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। तो सीधी सी बात है कि आप याद रखेंगे कि जब भी आपको न्यूमेरिकल्स में जो वोल्टेज दिया होगा या करंट दिया हुआ होगा, अगर ये नहीं दिया हुआ है कि वो वोल्टेज या करंट आरएमएस है या एवरेज है, तो हमेशा वो वोल्टेज क्या होगा, आरएमएस वैल्यू होगा। यानी यहाँ जो वोल्टेज है यहाँ कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब ये क्या है, Vrms दिया हुआ है। Vrms है 220, ऐसा आप समझेंगे। अगर कुछ स्पेशल देना होगा तो वो लिखिएगा कि एवरेज वैल्यू है 220 वोल्ट, क्या है एवरेज वैल्यू। और नहीं लिखा है तो हमेशा याद रखिएगा घरों में सप्लाई हमेशा जो होती है उसकी रीडिंग किसमें हमेशा देते हैं, आरएमएस वैल्यू में। अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो Irms इज इक्वल टू, आप जानते हो V अपॉन R होता है, I की वैल्यू तो Vrms अपॉन R। Vrms की वैल्यू 220 is already given and the resistance is 100, so it will be 2.2 ampere। तो ये हो गया। सेकेंड ये पूछ रहा है व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर फुल साइकिल। अब आप देखो कि ये क्या है, ये एक ऐसी सर्किट है जिसमें रेजिस्टर लगा हुआ है, रेजिस्टर ओनली सर्किट है। तो रेजिस्टर ओनली सर्किट के लिए पावर एसोसिएटेड आपने निकाला था P इज इक्वल टू Vrms इनटू Irms, ये आपने पढ़ा था। दिस इज the power associated with resistor only circuit. So Vrms is already given 220 and Irms is given 2.2, so it will become this much watt, 484 watt। तो इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि सीधे सीधे जो है ये क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बेस्ड है। 7.2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7.2 जो एनसीईआरटी का है वो क्या पूछ रहा है, द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट। अब देखो पीक की बात कर रहा है, पीक का मतलब वी नॉट, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट एंड व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज। तो आरएमएस वोल्टेज की बात कर रहा है तो Vrms याद ही आपको क्या होता है, V नॉट अपॉन √2। तो ये हो जाएगा कितना, 300 बाय √2। आप कितना भी लिख सकते हो या आप चाहे तो इसको लिख सकते हो 150 √2 व्हाट वोल्ट, इतना हो जाएगा वोल्टेज। इसी में एक क्वेश्चन बी पूछा गया है, यहाँ ये वाला ये था और ये पावर वाला बी था। तो यहाँ ये वाला क्वेश्चन हो गया ए और बी में इसे पूछ रखा है कि द आरएमएस करंट इन द एसी सर्किट इज 10 एम्पीयर। गिवन है कि यहाँ Irms कितना है, 10 एम्पीयर है एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड पीक करंट। आपको पीक करंट फाइंड करना। तो आप जानते हो Irms इज इक्वल टू कितना होता है, पीक करंट अपॉन √2। हियर दिस इज गिवन, देन इट विल बी इक्वल टू व्हाट, I नॉट जो हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 10 √2 व्हाट एम्पीयर। तो ये हो गया। तो these numericals are very simple और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 7.
7.3 की तरफ मूव करते हैं। Now this is 7.3. 44 मिली हेनरी इसमें दिया हुआ है, इंडक्टेंस की वैल्यू दिया हुआ है 44। एल से रिप्रेजेंट करो, एल ऑफ मिली हेनरी। और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि यू हैव टू यूज एमडीएस सिस्टम। तो इसको हम 44 into 10 to the power minus 3, मिली का मतलब क्या हुआ 10 to the power minus 3 हेनरी। ये हो गया इंडक्टेंस की वैल्यू। उसके बाद ये कह रहा है ये कनेक्टेड है विद 220 वोल्ट, इट इज कनेक्टेड विद अ वोल्टेज 220 वोल्ट। और हमने आपको बताया था ना अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो ये क्या होगा VRMS होगा। VRMS दिया हुआ है 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज के अराउंड। ये कनेक्ट है, कौन कनेक्ट है ये इंडक्टर, यानी एक ऐसा सर्किट है जो इंडक्टर होती है। ये पूछ रहा है डिटरमिन द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। तो बहुत ही सिंपल है, ये तो इतना ज्यादा इसमें कुछ फाइंड नहीं करना है। तो अगर हमको IRMS चाहिए तो आप जानते हो हमें क्या मिलना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए VRMS और रेजिस्टेंस V/R। तो यहाँ क्या है इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस हमें पता नहीं है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात अगर हम करें तो वो पता तो नहीं है लेकिन हम निकाल सकते हैं, वो हम निकाल सकते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई न्यू एल। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 2 पाई न्यू की वैल्यू यहाँ कितनी दी है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज लिख लिया। एल की वैल्यू कितनी है 44 into 10 to the power minus 3। चलो यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ऐसे छोड़ दो क्योंकि सॉल्व करने का कोई खास फायदा नहीं है, पाई के फॉर्म में छोड़ देते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये 100 हुआ, ये 100 हुआ और यहाँ से ये खत्म हुआ, ये हो गया कितना 4.4। ये 2 मल्टीप्लाई किया इसमें 100 हुआ, यहाँ 10 to the power minus 1, यानी ये हो गया 4.4 पाई 4.4 पाई वाट ओम, क्योंकि अब हम रिएक्टेंस या इंडक्टिव रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो V/RMS अपॉन XL की वैल्यू पता चली। VRMS हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 220 एंड वी हैव इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है 4.4 पाई। अब मैं फिर आपसे बार-बार समझाने की कोशिश ये करूंगा, पाई तभी आप सॉल्व करिएगा अगर न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर जहां 22 मिले इसका मल्टीपल कट जाएगा, या फिर आप पाई के फॉर्म में छोड़ दीजिएगा। तो ये हो जाएगा दिस मच 4.4 पाई की वैल्यू यहां रख लेते हैं, फायदा हमें मिल जाएगा। तो ये हो गया 10 टाइम्स, तो योर वैल्यू बिकम्स व्हाट 10 70 कर दो आप सीधे से, या 35 कर दो, 35 अपॉन 2.2, ठीक है 2.2 इतना एम्पियर। और कुछ लोग बहुत कलाकारी अगर करना चाहें तो कलाकारी भी यहाँ कर सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हो 35 350 कर लो, या 350 इसको आप ऐसे लिखो 5 into 7 upon 2.2, या इसे हम लिख सकते हैं 50 upon 22/7। 22/7 क्या होता है पाई, तो या चाहे आप पाई के फॉर्म में छोड़ दो 50 upon 5 अगर कुछ नहीं करना चाहते हो तो ये यहाँ से यही मिल गया होता है एक्चुअली इतना सॉल्व। तो चाहे आप सॉल्व करके ये लिख रहे हैं तो भी सही है, या यही आप इसको पाई को ऐसे छोड़ दिया होता आपने, सीधे डिवाइड किया होता तो ये 50 टाइम्स में चला जाता, तो 50 upon 5। तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी कर सकते हो, जो पसंद आए वो कर सकते हो। तो 7.3 में भी कोई दिक्कत नहीं है। 7.4 पे चलते हैं।
7.4 की बात करते हैं तो ये बात करता है, ये कहता है कि एक कैपेसिटर है whose value is 60 माइक्रोफैराड। फिर मैंने कहा we are dealing with what MKS, so it should be converted into metric system। 60 माइक्रो का मतलब 10 to the power minus 6 फैराड, तो 60 into 10 to the power minus 6 फैराड। उसके बाद आगे हम चलेंगे, इस वोल्टेज से लगा हुआ है, यहां दिया हुआ है कि कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट, यानी कनेक्टेड है, सप्लाई हो रही है। तो क्या सप्लाई होता है आरएमएस, एंटीना में इसलिए लिखा ना हो तो इसको भी आरएमएस दिया जा रहा है इतना, और कितने हर्ट्ज पे दिया जा रहा है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी हुई है। तो आपको यू हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ आरएमएस करंट। क्या फाइंड करना है, आईआरएमएस, ये नहीं पता है हमें, तो ये पता करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। देखिए अगर आईआरएमएस हमको चाहिए तो वोल्टेज और जो सर्किट का रेजिस्टेंस हो, यहाँ कौन है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये मिल जाए तो काम हो जाए। तो हमारे पास एक्ससी डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन निकाल सकते हैं। व्हाई, बिकॉज़ वी नो दैट एक्ससी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज 1/2 पाई। जैसे यहाँ आप करते थे तो यहाँ सीधे क्या करते थे 2 पाई न्यू एल लिखते थे, वैसे यहाँ क्या लिखोगे 2 पाई न्यू सी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस चीज को। तो ये हो गया 1/2 पाई 50 ही आपको रखना है, सॉरी पाई यहाँ हो गया 2, न्यू की वैल्यू 50, पाई सी की वैल्यू कितनी है इनटू 60 और 10 टू द पावर माइनस 6 यहाँ नीचे है तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 6। चलिए और सॉल्व कर लेते हैं, ये 100 है 10 टू द पावर 2, ऊपर जाएगा तो ऊपर बचा आपके पास 10 टू द पावर 4 और यहाँ नीचे रहेगा कितना 60 पाई। एक जीरो से एक जीरो और कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 6 पाई, या सीधी बात करें तो 500 अपॉन 3 पाई। ये हो गया आपका एक्ससी, ठीक है। और एक्ससी की भी वैल्यू हमें पता चल गई इतनी, इतना ओम, 500 अपॉन 3 पाई यहाँ, ठीक है। तो अब हम आरएमएस निकालेंगे बड़े आराम से, क्योंकि हमारे पास अब एक्ससी है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले एक्ससी निकालेंगे तब स्टेप पे आएंगे। तो आरएमएस इज ऑलरेडी गिवन दिस मच एंड दिस इज व्हाट 500 एक्ससी है और 3 पाई ऊपर चला जाएगा, तो पाई के फॉर्म में छोड़ दीजिएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 33 अपॉन 50 पाई एम्पियर, दिस मच विल बी द करंट। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्ससी निकाला, एक्ससी की वैल्यू फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हो 50 है, ये 100 हो गया, ये 100 और ये 1, एक 10 यहाँ से 1000 ऊपर 1000 बचेगा और नीचे कितना आपके पास क्या हो जाएगा 6 पाई। तो ये 500 अपॉन 3 पाई इसका रेजिस्टेंस हो गया, दिस मच ओम। उसके बाद ये रेजिस्टेंस से वोल्टेज को डिवाइड कर दिया हमने 110 और सॉल्व करके हमने आंसर दिया है यहाँ पे। तो इतना इसका आरएमएस वैल्यू हो जाएगा। तो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद हम आगे चलते हैं और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7.5। कोई खास नहीं है एक्चुअली, 7.3 और 7.4 से रिलेटेड है। आपको नेट पावर एब्जॉर्ब इन ईच सर्किट इन वन साइकिल। तो 7.3 में क्वेश्चन नंबर 7.3 में अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7.5 की, तो 7.5 देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो एक घंटा बैठ के पावर मत निकालिएगा। 7.3 में कह रहा है कि 7.5 में क्वेश्चन जो है वो कह रहा है एक्सरसाइज जो भी आपने 7.3 और 7.4 किया, व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब बाय ईच सर्किट ओवर कंप्लीट सर्किट। तो आप जानते हो कि द पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर और कैपेसिटर इन अ होल साइकिल, कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज 0। तो 7.5 का आंसर
cos 90 क्या हो जाएगा, and cos 90 is 0। तो ये एक्सप्लेनेशन में आप लिख देंगे कि the phase difference between current and EMF in capacitor as well as inductor is always 90 degree, so cos 90 is 0, so the power will be 0। तो 7.5 भी हमने देखा। आगे चलते हैं 7.6, क्वेश्चन नंबर 7.6। क्वेश्चन नंबर 7.6 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जिन लोगों को कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए उनके लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। मैंने फिर बताया आपको की फैक्टर के बारे में पढ़ा था हमने। की फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग नापता है कि जिस टीवी को आप चला रहे हैं उसमें जो रिसेप्टर सर्किट लगा हुआ है वो जो सिग्नल कैच कर रहा है, आपका सास बहू का नाटक या सलमान खान की फिल्म जब वो कैच कर रहा है तो कितना साफ साफ आपको दिखाएगा। वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी जो है नापेगा, क्यू फैक्टर। ये प्योर नंबर होता है। और क्यू फैक्टर का फॉर्मूला हमने कई तरीके से बताया था। एक तो जनरल फॉर्मूला बताया था, वो था 1/r √L/c। और एक फॉर्मूला आपको बताया था बैंडविड्थ अपॉन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये भी बताया था। तो इससे इसका कहीं वैल्यू लेना देना नहीं है, जब इसी पे तुम्हारे घर वाले बनेंगे तो इसको हम अभी देख लेते हैं। इसमें क्या है, ऑब्टेन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा इन सीरीज एलसी सर्किट। तो चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, उसमें फॉर्मूला यही यूज होना है। एल की वैल्यू इसमें दे रखा है 2 हेनरी, सी इज गिवन 32 माइक्रोफैरड। तो सबसे पहले ही काम को इसे एम्पियर्स में बदल देना है। इतना फैरड हो गया, माइक्रो यूनिट टू द पावर -6। नाउ R is given, that is 10 ohm। उसके बाद आपको Q फैक्टर निकालना है। तो क्या आप दर्शना तो है नहीं, सीधे आप वैल्यू यूज कर दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। 1/r, R की जगह 10 रखा, √L की जगह 2 रखा, और C आपके पास है 32 into 10 to the power -6 into 10 to the power -6 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 10 to the power 6 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये कैंसिल कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कैंसिल करने पे 16। तो बाहर क्या है आपका 1/10 और 1/4, 1/6 4 इधर आ गया 10 to the power 6। ये कितना है, ये बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 10 to the power 3 बाहर आ गया। तो कुल मिला के आपके पास कितना आया, ये इससे ये कैंसिल होगा तो ये 100 हो गया और ये हो गया 4। तो ये कितना आ गया 25। तो क्यू फैक्टर कितना आ गया 25। चलिए आगे की तरफ रुख करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7.7। A charge 30 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस। एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है 30 माइक्रोफैरड और ये कनेक्ट है एक इंडक्टर से जिसकी वैल्यू है 27 मिली हेनरी। व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर फ्री ऑसिलेशन। तो सीधी सी बात है, क्या पूछ रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर फ्री ऑसिलेशन पूछ रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सीधा फॉर्मूले पे है। एक नंबर वाले क्वेश्चन है ये सबके सब। और ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 7.7। ये कह रहा है कि चार्ज कैपेसिटर पे जो चार्ज है, कैपेसिटी जो है वो है 30 माइक्रोफैरड, यानी 30 into 10 to the power -6 फैरड। इसकी बात हो गई कैपेसिटेंस की। नाउ साथ ही साथ ये कनेक्टेड है विद एन इंडक्टर। इंडक्टर की वैल्यू है 27 मिली हेनरी। एम्पियर्स में हमें चेंज करना है, इट विल बिकम 27 into 10 to the power -3 हेनरी। व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन। आप जानते हो एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस के लिए या फ्री ऑसिलेशन के लिए सीधे क्या होता है, ओमेगा r = 1/√LC। और फ्रीक्वेंसी पूछता तो ये 2π
पूछ नहीं रहा है, हमारे लिए आसान हो गया होगा। तो ये रखा वैल्यू हमने 1, L की वैल्यू कितनी है 27 into 10 to the power -3 और C की वैल्यू है 30 into 10 to the power -6। चलो आगे चलते हैं। तो दिस विल बी व्हाट, ये 27 और 3 यहाँ रख लो तो ये हो जाएगा 81 और ये 0 अगर यहाँ इसमें मल्टीप्लाई करते तो ये बचेगा 10 to the power -5। तो दिस 10 to the power -5 and this 10 to the power -3 become 10 to the power -8। तो आपके पास बाहर क्या आ जाता है 1, यहाँ से 9 और यहाँ से 10 to the power -4। ये 10 to the power -4 अगर ऊपर जाएगा ये हो जाएगा 10 to the power 4 का मतलब 10,000 अपॉन 9। चाहे तो इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, रेडियन पर सेकंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इतना हो जाएगा ये, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, बहुत ही सीधे साधे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं 7.9। 7.7 और 7.8। 7.8 जो है, सपोज इनिशियल चार्ज ऑफ कैपेसिटर इन द एक्सरसाइज 7.7, यानी इससे पहले अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है 7.8 में कह रहा है कि मान लीजिए कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो दिया गया है 6 माइक्रोकूलम। आपको टोटल एनर्जी स्टोर निकालनी है इन द सर्किट इनिशियली। व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट लेटर टाइम। देखिए एनर्जी जो शुरू में होगी वही अंत में भी होगा। शुरू का मतलब जब टोटल एनर्जी किस फॉर्म में हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में हो। तो चार्ज की वैल्यू दी हुई है आपके पास, C की वैल्यू कितना है दिस मच, और टोटल एनर्जी जो हो जाएगा E के लिए आप फार्मूला का यूज करेंगे, टोटल एनर्जी UE will be equal to what 1/2 या सीधे आप ऐसे करेंगे Q²/C। तो Q की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन नंबर 7.8 में 6 माइक्रोकूलम। तो Q की जगह 6 माइक्रोकूलम और कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है, इतना जूल एनर्जी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 7.8। इतनी एनर्जी शुरू में है और इतनी एनर्जी बाद में भी रहेगी, लेकिन पहले शुरुआत में टोटल एनर्जी आपको बताया था ना इसी ऑसिलेटर में किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और बाद में भी इतनी ही एनर्जी होगी 1/2 Li² से आप निकालेंगे मैक्सिमम करंट लेके, तो भी एनर्जी की वैल्यू आप देखेंगे जूल में इतना ही आएगा। तो आप इसको कर लीजिएगा, 7.8 आपके लिए है। 7.9 को हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अ सीरीज एलसीआर सर्किट, एक सीरीज एलसीआर सर्किट है, चलिए बना ही लेते हैं तो थोड़ा आसान सा लगेगा। L हो गया आपका, ये C हो गया, दिस इज सॉरी R हो गया, C हो गया, दिस इज योर L। इसको जो है ये फीड किया जा रहा है AC से, जहां R की वैल्यू दी हुई है R is equal to 20 ohm। R is equal to given है 20 ohm। C की वैल्यू है 35 माइक्रोफैरड, दिस इज 35 माइक्रोफैरड एंड दिस इज योर L, एंड L की वैल्यू जो दी गई है दैट इज 1.5 हेनरी। L की वैल्यू है 1.5 हेनरी। आप भाई जरा यहाँ पे लिखिएगा, सारी वैल्यूज मैंने यहाँ लिख दी है। तो उसके बाद कहा जा रहा है इट इज कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी
सप्लाई, मतलब ये फ्रीक्वेंसी जो है एसी फ्रीक्वेंसी है और जो वोल्टेज है क्रॉस इसके है VRMS वो है 200 वोल्ट। When the frequency of the supply equals to the natural frequency of the circuit, what is the average power transfer to the circuit in one complete cycle? तो अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे। When the frequency of the supply equal to the natural frequency of the circuit, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए। When the frequency of the supply, इस सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है वो इस सर्किट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, यानी क्या होना शुरू हो गया, रेजोनेंस। और मैंने आपको बताया था कि जब भी रेजोनेंस होता है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडीशन ही क्या होता है, फॉर रेजोनेंस। देखिए न्यूमेरिकल्स ऐसे करते हैं, फॉर रेजोनेंस किस तरह के, सीरीज वाले में Z should be equal to R, यानी इम्पीडेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस should be मिनिमम। टोटल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, और कितना होना चाहिए, Z is equal to R के बराबर। तो ना तो XL का कोई रोल है ना XC का रोल है, दोनों बराबर हो चुके हैं। टोटल इंपीडेंस या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या हो, केवल R के बराबर हो, यानी उस समय जो पावर आपका डिसिपेशन है वो कितना हो, मिनिमम हो। रेजोनेंस के समय याद रखिएगा कि पावर जो होगा वो कितना होगा, वो उतना ही होगा जितना रेजिस्टेंस ओनली सर्किट का होता है। यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, सीबीएसई में ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो लोग एक घंटा बैठ के अब सोचना शुरू कर देते हैं, इंपीडेंस निकालते हैं, जबकि इसमें साफ लिख रखा है, कंडीशन दे रखा है कि उस कंडीशन में यू हैव टू गिव द पावर व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल्स टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। तो ये कब होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट के बराबर अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी हो रही है तो उस समय क्या होना शुरू होगा, रेजोनेंस। और सीरीज रेजोनेंस जब होता है टोटल रेजिस्टेंस इतना होता है, तो पावर यहाँ जो निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, IRMS इनटू सॉरी VRMS इनटू IRMS, ये चीज आप निकालेंगे उस समय। अच्छा अब एक चीज ये भी हो गई कि भाई सही है, हमारे पास वोल्टेज तो है लेकिन रेजोनेंस के समय करंट कितना होगा, रेजोनेंस के समय करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, या आप ऐसे समझ लीजिए यहाँ I इंटू VRMS तो I जो मैक्सिमम करंट जो होगा, या हम कह लें IRMS की बात कर लें, तो ये कितना होगा, वोल्टेज आपका कितना सप्लाई हो रहा है, 200 वोल्ट। और उस समय एट रेजोनेंस के समय आपका करंट जो होगा वो कितना होगा, केवल, या आप ऐसे कर लीजिए VRMS अपॉन R। तो V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू दिया हुआ है 200 और R की वैल्यू यहाँ दी हुई है 20 ओम। ये कैंसिल कर लिया साहब आपने, करंट आपका मिल गया रेजोनेंस के समय का 10 एम्पीयर। रेजोनेंस के समय करंट कितना है, 10 एम्पीयर, और यही एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट भी होगा, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ IRMS लिखने की बजाय आप चाहे तो क्या लिख सकते हैं, I0 लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं सीरीज रेजोनेंस में रेजोनेंस के समय करंट की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो इस फार्मूले को हम ऐसे लिखेंगे, I0 क्या है, द मैक्सिमम करंट एट
VRMS या सप्लाइड वोल्टेज जितना है वो कितना है 200, तो पावर कितना हो जाएगा 2000 वाट। तो इतना वाट जो है आपका पावर हो जाएगा। दिस इज 7.9। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, अच्छा है, इसलिए याद रखिएगा, इसको लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। इस तरह का न्यूमेरिकल कई बार आता है। क्वेश्चन नंबर 7.10, क्वेश्चन नंबर 7.10 जो है ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अप्लाइड इंजीनियरिंग में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, रेंजेस पूछे जाते हैं ट्यूनिंग के। ये आपका हो गया 7.10 क्वेश्चन नंबर। ध्यान से सुनिए। अ रेडियो कैन ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ पोर्शन ऑन मेगावाट ब्रॉडकास्ट बैंड, MW ब्रॉडकास्ट बैंड। कहां से कहां तक? मतलब ऐसे होता है ना कि आप दूरदर्शन पकड़वा रहे हो तो वो 100 हर्ट्ज से लेके 200 हर्ट्ज के बीच कहीं भी अच्छे से पकड़ना शुरू कर देता है। सबसे अच्छे से कहां पकड़ेगा? जहां रेजोनेंस हो रहा होगा। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है μ1 टू μ2 वो कितना है 800 किलोहर्ट्ज। किलोहर्ट्ज का मतलब इतना हर्ट्ज। टू कहां तक पकड़ रहा है 1200 किलोहर्ट्ज। इसको हर्ट्ज में चेंज कर लेते हैं। या इस फ्रीक्वेंसी से लेके μ1 से लेके μ2 तक जो है आपका ब्रॉडकास्ट होगा। एक एलसी सर्किट ऑफ इफेक्टिव इंडक्टेंस 200 माइक्रो हेनरी। व्हाट मस्ट बी द रेंज ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर। मतलब अब आपको क्या है कि आपके पास आपको जो है ना, आपके पास जो सिग्नल है उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है। अब आपको अपना टीवी का जो ट्यूनर है, चैनल है, उसको सेट करना है। तो चैनल को जब सेट करेंगे तो चैनल में इंडक्टर बता दिया कि कितने का हमने लगाया है, कितने का चैनल में इंडक्टर लगा हुआ, कितने का 200 माइक्रो हेनरी। 200 माइक्रो हेनरी यानी 200 into 10 to the power minus 6 हेनरी, या सीधे हम लिख सकते हैं इसको 2 into 10 to the power minus 4 हेनरी। अब कह रहा है कि आप ये बताइए कि अगर आपको इसके बीच जो भी कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हो रहा है उसके लिए कितने रेंज का आप कैपेसिटर लगाएंगे। देखिए कितने रेंज का लगाएंगे। पहला लिमिट इस वाले फ्रीक्वेंसी के लिए हम लगाएंगे, तो C1 जो होगा उसके लिए हमको ये तो मालूम है ना कि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C1 भी अननोन है, C2 भी अननोन है। तो जो फ्रीक्वेंसी रेंज μ1 के करस्पॉन्डिंग हम कौन सा कैपेसिटेंस लेंगे C1, तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या है 1/2 पाई √LC, यही है ना। तो यहाँ है, यहाँ C1 ले लेंगे तो μ1 जब हम निकालेंगे वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 1/2 पाई √L की वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन 2 into 10 to the power minus 4 it is given. Now C is given, C1 हमको नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला रेंज का पहला लिमिट यानी कैपेसिटर कहां से कहां तक हम लगाएं, कितने कैपेसिटर से कितने कैपेसिटेंस के बीच में। तो चलो यहां देखते हैं, यहां ये μ1 की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 800 किलोहर्ट्ज। इसको हम कितना लिख सकते हैं 8 into 10 to the power 5। 800 को हम क्या लिख सकते हैं 100 का 10 to the power 2 और 8 10 to the power 3 यानी 10 to the power 5। 8 into 10 to the power 5। अच्छा, तो अगर हम C1 इधर ले आते हैं तो यहाँ क्या आएगा √C1 आएगा और यहाँ क्या बचा रह जाएगा 1/2 पाई। this is what, this is 2 10 to the power minus 4
यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप इससे कैंसिल कर दीजिए इसको। तो ये हो जाएगा कितना 8 × 10⁻³ क्योंकि ये 100 से डिवाइड हो गया और ये हो गया √c आपके पास और यहाँ बचा 1/2π√2। बाकी आगे का कमाल बस वही है जो आपने कक्षा 5 से क्लास 5 से जो मैथमेटिक्स लगा रखी है। चलिए अब इसको आप यहाँ ले आए और ये √c आप यहाँ रखने दें 10 का 10, ये √c इधर छोड़ दीजिए, ये वैल्यू इधर लाओगे आप तो ये हो जाएगा दिस इज 2π, दिस इज √2 एंड हाँ ये 8 × 10⁻³ यहाँ ऐसे का ऐसे सॉल्व कर लिया उसको, यानी c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस पूरे टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम c की बात करते तो ये अंडर था, यहाँ पे क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है। देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4π², ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 10⁻6। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 1/π² और 10⁻6 ये 10⁻⁻6 कर दो तो ये वैल्यू एक्चुअली कितनी हो गई 1/5.2π² 10⁻⁻6 को माइक्रोफैराड लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही छोड़ दो आप। तो पहली रेंज जो मिली आपको C1 वो कितनी हो गई दिस मच। तो C1 ये हो गया, C2 की तरफ चलते हैं कि C2 कितना होगा, तो उसके लिए वही चीज है, यानी आखिरी फ्रीक्वेंसी सेकंड फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक वैरी कर रहा है ये देख लेंगे। तो μ2 इज इक्वल टू यहां 1/2π√L तो सेम है, ये C2 यहां कर लो, बिल्कुल सेम प्रोसेस करते हुए देख लो कि C2 की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि μ2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी रेंज कहां तक जा रहा है, ये हो जाएगा 1200 किलोहर्ट्ज। तो 1200 किलोहर्ट्ज को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 800 लिखा था वैसे 1200 इस 100 से किलो का यानी 1.12 × 10 या 120 कर दो। 1200 किलोहर्ट्ज का मतलब 10⁻³ तो ये 10⁻³ और ये दो यहाँ से कितना आएगा 12 × 10⁵ हर्ट्ज, सीधे लिख सकते हो आप। इतनी फ्रीक्वेंसी का रेंज हो गया, 2π ऐसे ही रहने दो, बाकी चीजें सेम है, यहाँ √L की वैल्यू ऐसे ही छोड़ दो, अभी यहाँ पे कितना था L तो सेम ही रहेगा, दैट इज 2 आई थिंक, व्हाट इज 2 कितना दिया हुआ था, इंडक्टर की वैल्यू दी हुई है 200 माइक्रो, तो 200 माइक्रो हर्ट्ज का मतलब 2 × 10⁻⁴ एंड दिस इज योर C2। तो C2 यहाँ इधर ले आओ, अंडर C2 कर लो, बाकी सारे प्रोसेस सेम है C2 की वैल्यू फाइंड कर दीजिएगा जैसे अभी C1 किया था। तो यहाँ से लेके यहाँ जो वैल्यू आएगी इतने के बीच का हम कैपेसिटेंस यूज करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम फिर आगे की तरफ डिस्कस करेंगे, अभी हम 7.10 तक डिस्कस कर चुके हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी जहां आपको सोचना वहां पड़ेगा, जब भी रेजोनेंस हो रहा हो वहां दिमाग तुरंत आपका चलना चाहिए कि रेजोनेंस के समय करंट क्या होता है, सीरीज वाले कंडीशन में रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, केवल R होता है, और करंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है, वो कितना होता है जितना वोल्टेज अप्लाइड हुआ 200/R, तो Y निकल जाएगा, इसकी वजह से आप बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू।